बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जनरल साइंस के 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया बड़ा ही मशहूर और बड़ा ही अहम चैप्टर है। वैसे भी 10th में चूँकि चैप्टर थोड़े हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11 5 चैप्टर हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंफर्म हो चुका है कि इस साल जो पेपर हुआ था और जो आइंदा होगा उसमें 9th क्लास में 6 चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर 7 एनर्जी से आपका सिलेबस शुरू होगा। एक्सरसाइज पहले करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस, लेज़र लाइट और आम रोशनी में कोई फ़र्क नहीं होता। क्यों फ़र्क नहीं होता भाई? लेज़र लाइट लेज़र है, आम रोशनी आम है, ये फैल जाती है। लेज़र लाइट नहीं फैलती, इसमें जो वेव लेंथ है वो सबकी सेम होती है रेस की। तो इसका जवाब ये गलत हुआ बात। हीयरिंग एड इज़ कॉल्ड रडार, बिल्कुल नहीं। रडार एक डिफरेंट चीज़ है, वो डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। एक्सरेज किसी भी एक्सरे जो है वो गोश्त के अंदर से गुजर जाती हैं, ये दुरुस्त जवाब है। तभी तो आपकी जो हड्डियाँ हैं सिर्फ उनकी तस्वीर आती है, गोश्त की तस्वीर नहीं आती। रेज एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव आर हार्मलेस, अस्तगफिरुल्लाह, रेडियो एक्टिव तो तबाही कर देती है आप लोगों की, इंसानी जिस्म की और किसी भी जानदार की। तो गलत जुमला है। जो अल्ट्रासाउंड होता है, आपने जीनस का नाम सुना होगा, इसकी जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। इंसानी कान आपको पता है कि इतनी इससे ज़्यादा नहीं सुन पाता आवाज़। एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस से जो रेडिएशन खारिज हो रही है उससे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और आपको पता है कि वो तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या उससे ऊपर है वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, सारे नहीं होते। तो इसका आंसर है रेडियो एक्टिविटी, डेफिनेशन भी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड अभी हम पढ़ के आए हैं, लेस देन 20, ये मेरा ख्याल है मुझसे मिस्टेक हो गई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो अल्ट्रासाउंड है वो 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। दोबारा पीछे देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड और साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन होता है जी, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। तो ये जनाब मिस्टेक होगी, ग्रेटर देन आपको ऑप्शन नंबर डी देना है। आई अपोलोजाइज, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़। रेडियो एक्टिविटी उन तमाम एलिमेंट्स में होती है जिनका एटॉमिक नंबर 82, ये इसका जवाब है। रोशनी किस ऑप्शन पर काम करती है? जो आपकी फाइबर ऑप्टिक होती है जिसके अंदर रोशनी जा रही होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। उसके अंदर ख़ास किस्म का शीशे लगा होता है, उससे रोशनी बाहर नहीं निकल पाती और वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से टकरा कर होती जाती है तेज़, और तेज़ी के साथ आगे चलती जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स, ये बहुत सी जगह बहुत सी में मिस्टेक की हुई है, लोगों ने गलत वीडियोस बनाई हुई हैं। कॉमन सेंस है, तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर वो कॉमन सेंस है कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो बीटा है उनका चार्ज नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। गैमा रेज आपको पता है वो न्यूट्रल होती हैं। तो अगली सवाल आ गया, द डैश गैमा रेज आर नॉट इफेक्टेड। गैमा रेज को कोई फील्ड इफेक्ट नहीं कर सकती, वो तेज़ी के साथ एक सिमत में जाती हैं और हर चीज़ को रगड़ देती हैं। ऑप्टिकल फाइबर इंतहाई बारीक शीशे के रेशे होते हैं, तारें, जिनको स्ट्रैंड्स कहा जाता है। कभी आप किसी पतले से शीशे को गर्म करें, उसको जब बहुत गर्म जाए उसको दोनों हाथों की तरफ से खींचें और वो एक वक्त आएगा कि खींचा जाएगा और पतला होना शुरू हो जाएगा, होता होता तो इंतहाई बारीक हो जाएगा और फिर टूट जाएगा। जो उसकी आखिरी शक्ल है टूटने से पहले वो स्ट्रैंड होती है। द वेव लेंथ ऑफ आर वेव्स ऑफ लेज़र इन द सेम, ये वो था लेज़र की जो तमाम उसके अंदर वेव्स हैं उनकी वेव लेंथ सेम है, तभी तो वो लेज़र फैलती नहीं है, बल्कि जैसे स्टार्ट से वो फेंकी जाएगी आगे जाके वो ऐसे ही। लेकिन जो आपका बल्ब है या कोई और चीज़ है वो रोशनी को फैला देता है। ईसीजी जो कि हार्ट की एक्टिविटी को चेक की जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एक ईईजी है जो कि दिमाग की ब्रेन एक्टिविटी होती है और एक ईसीजी है। विच ऑब्जेक्ट्स आर यूज फॉर लेज़र, लेज़र बनाने के लिए क्या चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है? आपको पता है कि रूबी क्लिस्टर है, कुछ और चीज़ें हैं। पेज 151 पे चलते हैं। ये 150 पेज है और ये 151 आ गया जी, और आपके सामने आ गया कि कौन सा क्रिस्टल चाहिए। ये ग्रीन रंग में आपको पता है पेस्टल में हमेशा मेरे शॉर्ट होते हैं, जो दूसरा 11 रंग होता है उसमें लॉन्ग होते हैं।
तो ये शॉर्ट आ गया। यूजली क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल रूबी, ग्लास और सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक लेजर। बिसाइड दो सम ग्लासेस आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। पर आपकी मालूमात के लिए कि जो दुनिया का पहला लेजर था बनाया गया वो रूबी क्रिस्टल से हासिल किया गया था, रूबी। तो ये 2 लाइनों का जवाब देना है। चाय मेरी ठंडी हो रही है, अगर इजाज़त मैं एक सिप ले लूँ। फ्रॉम वेयर डू सैटेलाइट्स, कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं? क्या नीचे से बिजली की तार गई होती है कई हज़ार किलोमीटर ऊपर और नीचे से आप स्विच दबाते हैं और लेज़र को मिलती है पावर? ऐसा कतई नहीं है। 153 पेज पे जब चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा जनाब कि लेज़र कैसे करता है। तो ये लें सैटेलाइट्स का, ये जनाब ग्रीन रंग आ गया। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सैटेलाइट्स इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द पैनल्स ऑफ द सोलर सेल। 7 सोलर सेल होते हैं। आजकल लोगों ने घरों में सोलर की प्लेटें लगाई हैं। ये इस तरह की प्लेटें आपने तस्वीरों में देखा होगा, सैटेलाइट्स के साथ लगी होती हैं। दीज पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जनाब आपने पेस्टल कलर के अंदर वाला जवाब बताना है। What are called the elements? एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनमें से कौन से रेडिएशन खारिज करते हैं? पेज 154, इस अगला पेज। लो जी, एलिमेंट्स आ गए। The elements having atomic number greater than 82 continuously go on emitting radiations. These elements are called radioactive elements. और आपको पता है कि 3 तरह की रेडिएशन होती है, बता दें। ए टाइप, बी टाइप, वाई यानी अल्फा रेज, गैमा बीटा रेज एंड गैमा रेज। 3 तरह के रेज होते हैं। डिफरेंट बिटवीन बोथ, एम सवाल। ईसीजी और ईईजी में क्या फ़र्क है? पेज 158 एंड 159। ईसीजी आपको पता है इलेक्ट्रिकल जो है वो हार्ट की चेक होती है और ईईजी में ब्रेन की। ये ग्रीन कलर लगा हुआ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी से बनता क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द टेस्ट। जहाँ भी लफ्ज़ कार्डियो आ जाए समझें दिल की बात हो रही है। डेट मेजर्स द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। उसके बाद अगली लाइन, इन एन ईसीजी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस व्हिच आर प्रोड्यूस आर रिकॉर्डेड। और उनको जनाब किसी पेपर के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और अब होगा जी हार्ट। जो ईईजी है वो क्या करती है? अगले पेज पे आ जाए। ये ईईजी है, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन कॉल्ड ब्रेन वेव फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द हेड। सर के ऊपर से लगाते हैं मशीनों को और चेक होती है, उसको ईईजी कहते हैं। यहाँ तक भी कर दें तो तब भी ठीक है, वरना मालूमात के लिए बता दें कि 16 इलेक्ट्रोड दिमाग सर पे लगाए जाते हैं डिफरेंट जगह पे। तकरीबन 10 से लेकर 30 मिनट तक लगाए जाते हैं और अपनी मर्जी है ईईजी तक भी कर लें तो बस बड़ी है, क्योंकि डिफरेंस पूछा गया था। स्टील को कैसे सख्त बनाया जाता है? आपके घरों में स्टेनलेस स्टील होता है, आपको पता है कितना सख्त है? ये इतना जल्दी मुड़ता नहीं है, इसको जंग नहीं लगता। वजह क्या है? लोहे के अंदर कुछ चीज़ें मिक्स की जाती हैं, क्रोमाइट, ये वो। तो जवाब किताब से देखते हैं जनाब, पेज 162। जब किताब मौजूद है तो साथ को छोड़ें, किताब की बात करें। ये 162 पेज आपके सामने आ गया और ये स्टील आ गया। ये है जी ग्रीन आपके सामने पेस्टल कलर। आयरन इज मिक्स्ड विद कार्बन और समटाइम विद अदर एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हार्डनेस अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। लोहे के अंदर कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड स्टील। ऑर्डिनरी स्टील कंटेन कार्बन अप टू 1.7%। इसका आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर क्रोमाइट भी मिलाया जाता है ताकि स्टेनलेस स्टील बन जाए। ये वो स्टील है जो फौलाद है जो आपने छतों पर लेंटर में इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, लोहा बनाता है। जो घरों में बर्तन यूज़ किए जा रहे हैं, देज के गिलास वगैरह, वो स्टेनलेस स्टील है। उसमें मज़ीद इसके अंदर से क्रोमाइट मिक्स की जाता है। व्हाट इज लेज़र? डिस्क्राइब फ्यू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इट, पेज 1। अब लेज़र आप मुकम्मल बड़े सवाल आने शुरू हो गए, 4-4 नंबर के, बड़े 8-8 नंबर के। लेज़र क्या होती है बताना, डेफिनेशन बतानी और इसके इस्तेमाल बताने हैं 151 एंड 152 पेज पे। लेज़र आ गया जी। अब ये बड़ा कलर पूरा लगा दी तो पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा। लेज़र से बनता क्या है?
तो ये जनाब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा लेज़र होता क्या है, बनता क्या है, एक डायरेक्शन में काम करती है, उसके बाद चलते चलते जनाब उसका बता दें यहाँ तक इसका यहाँ आगे भी बताना है अभी मज़ीद, ये आगे उसकी एप्लीकेशन आ गई। तो इसका हल फिर ये है कि डेफिनेशन बहुत बड़ी ना करें, पहली लाइनें कर लें आप लोग, ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, ये करने के बाद उसके बाद ये जो शॉर्ट था ये भी दोबारा बता दें कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बता दें कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, सर्जरी में इस्तेमाल है, ऑपरेशन करते हुए, ऑप्थेल्मोलॉजी में इस्तेमाल है, उसके बाद ना डर्मेटोलॉजी है, स्किन वर्क आपको पता है, ये दाने शाने रिमूव करते हैं स्किन के, फिर डेंटिस्ट्री दांतों के लिए इलाज के लिए भी लेज़र यूज आती है। तो ये सारा चलता 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 अपीयर ऑन द स्क्रीन तक। डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, उसके कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और वर्किंग बताएं, काम कैसे करता है, होता क्या है, कैसे इसकी बनावट होती है, व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर, पेज 153। इसी से अगला पेज ये है ना जी, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स आ गया। तो पहले तो इसका प्रिंसिपल बता दें कि ये क्या होती है। डायग्राम सिर्फ ये वाली डायग्राम बनानी है, ये वाली नहीं बनानी। ये वही आपको याद है, सवाल हमने सवाल किया था कि क्या होता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, बार बार टकरा के वापस आती है, वापस आती है, वापस आती रहती है, बाहर नहीं निकल सकती, बैंड हो जाती है। उसके बाद इसका यूजेस बताना है, और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, 4 नंबर के। रडार सिस्टम से क्या मुराद है, ये कैसे काम करता है, रडार सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स, यूजेस, पेज 154। इसी से अगला पेज है, ये जनाब आपका पहले सेटेलाइट्स है और अगला रडार, ये रडार आ गया 154 पेज। डेफिनेशन रडार क्या होता है, डायग्राम बहुत बड़ा है, बन सकता है तो अच्छी बात है, नहीं बन सकता तो भी अच्छी बात है। उसके बाद बताना है रडार जनाब काम कैसे करता है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो जाती हैं टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस आती हैं, इमेज बनाती हैं, तो हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ ऊपर जा रही है या सामने क्या चीज़ है। और ये चलता चलता जनाब इस्तेमाल किधर है, मिलिट्री के लिए, बहुत से कामों के लिए। और ये क्लाउड्स, थिक क्लाउड्स, गहरे बादलों के अंदर से भी ये स्पेस क्राफ्ट्स को देख लेता है, यहाँ तक क्लाउड्स तक। सेटेलाइट्स क्या होते हैं और उनकी जनाब टाइप्स बता दें और उनके इस्तेमाल बता दें। इसी से पिछला पेज 153 सेटेलाइट्स का था, आपको याद है ये पूरा। अब इसका फुल कुल होगा, ये आपको याद है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया था कि पावर कैसे लेते हैं। अब ये भी बतानी है बात, और यहीं से बतानी है, टीवी डिस्प्ले यहाँ से लेकर पावर तक पूरी की पूरी बात बतानी है। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, क्या होती है, कितनी किस्म की रेडिएशन होती हैं, वही अल्फ़ा बीटा गामा सब के बारे में डिस्क्राइब तफसील से बताना है, पेज 154 एंड 155। ये जनाब आपकी आ गई रेडियो एक्टिविटी। पहले तो वही शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, डेफिनेशन बतानी है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। बताने के बाद आपने जनाब इस पैराग्राफ को बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइप बता देनी है। पहले अल्फ़ा रेडिएशन बतानी है, फिर बीटा रेडिएशन बतानी है, फिर गैमा रेडिएशन बतानी है, और मैग्नेटिक फील्ड तक सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। आइसोटोप्स एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन, अगर बोर्ड ने आइसोटोप्स के बारे में नहीं पूछा, मैं माजरत चाहता हूँ। व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, इनके इस्तेमाल बताएं। इसी से आगे है, आइसोटोप्स की पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर रेडियो आइसोटोप्स उसके बाद रेडियो आइसोटोप्स और उनकी इस्तेमाल बताने हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, आइसोटोप्स वो हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो है ना वो डिफरेंट हो, मास नंबर हो, लेकिन रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिव भी होती है, यानी जो जिनमें रेडियो एक्टिविटी भी है, इनको रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनके बारे में बात हो रही है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, चलते जाएं बताते जाएं, और ये जनाब आपका ख़त्म हो जाएगा केयर तक। बेहतर है दोनों बातें याद रख लें, पहले आइसोटोप्स की डेफिनेशन बता दें, फिर रेडियो की बता दें। ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, अलहदा शॉर्ट भी आ सकता है, यहाँ तक केयर तक। एक्स रेज कैसे काम करती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इस्तेमाल बताएं। इसी से आगे एक्स रेज का आगे जी, ये एक्स रेज आ गया, पूरा का पूरा मैंने किए हुए। और ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बनाए हुए एक्स्ट्रा बोर्ड में आ चुका है कि एक्स रेज होती क्या है।
व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर एक्स रेज तक, और इस्तेमाल किधर होती हैं, एक्स रेज से लेकर सर्जरी तक। और ये जो सवाल है पूरे वाला, अब जो एक्सरसाइज का सवाल है वो पूरा बताना है, इसमें ये पूरा बताना है, पहले वहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक बता दें, और उसके बाद ये आखिरी लाइन पूरी बताने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ शुरू कर दें। प्रॉपर्टीज़ में जनाब डायग्राम बन सकता है तो अच्छी बात है, नहीं बन सकता तो अच्छी बात है फिर भी। और उसके बाद उसके इस्तेमाल बताने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और आखिर में जनाब यहाँ तक आपका टॉपिक आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड जनाब इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सवाल है, ये एक्सरसाइज का नहीं है, मगर आपने ये देखें जी, साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज और सेट टू बी अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। क्लियर होगी बात, इनको 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो वो मिस्टेक थी। अल्ट्रासाउंड यहाँ से शुरू होगा और जब उसके इस्तेमाल बता दें, एक्स्ट्रा लॉन्ग है और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अभी सवाल रहते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड सीटी स्कैन। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, शैतान की आंत की तरह। पहली बात तो ये है, किसी ने शैतान की आंत देखी हुई नहीं है, ऐसे ही मुहावरा बना हुआ है। ये नीचे मैंने लिखा हुआ जनाब, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अल्ट्रासाउंड, उसके करेक्टर और उसके यूजेस, पेज 157 158। तो डिफरेंस बताएं जी, एक्स रेज और सीटी स्कैन में क्या फ़र्क है, इनमें से कौन सा बेहतर तरीका है इलाज मालजे के इस्तेमाल करने के लिए। एक्स रेज आपने वो मशीन देखी होगी लंबी सी, इसके अंदर पूरे बंदे को डाल दिया जाता है, लेकिन निकालते भी हैं, वो सीटी स्कैन होती है, कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी। 156 पेज पे एक्स रेज के बारे में बताया गया है और 160 पेज पे सीटी स्कैन के बारे में बताया गया है। आपको मैं बताता हूँ इसका जवाब एग्जैक्ट कैसे देना है। पहले तो एक्स रेज का बता दें, एक्सरे क्या है, ये जो मैंने ग्रीन दिए हुए है ये दोबारा बता दें। व्हेन हाई एनर्जी यहाँ से लेकर एक्सरे तक, और इसका इस्तेमाल क्या है, एक्सरे कैन बी यूज टू फाइंड डिफेक्ट्स इन द बोन, टीथ, इनसाइड द बॉडी विदाउट सर्जरी। ये आप लिख लें, एक्सरे की बात कर दें, यहाँ से स्टार्ट कर दें, ये दो लाइनें, वो जो शॉर्ट था थोड़ा सा बढ़ा दें ये, और उसके बाद एक्सरे इधर से लेकर सर्जरी तक। उसके बाद अब बताना है, अगला इसका हिस्सा है सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन पेज नंबर 160 है, ये आपके सामने सीटी स्कैन है, ये भी मैंने ग्रीन किए हुए है, ये जनाब उसका जवाब है। आखिर में पहले बताना है कि सीटी स्कैन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे, ये भी होती है एक्सरे मगर स्पेशल टाइप होती है जिसमें बहुत सी बीम फेंकी जाती हैं कई डायरेक्शन से बॉडी के अंदर, इंस्टेड ऑफ पासिंग अ सिंगल रेज। ये फ़र्क है जी, एक्सरे में एक रे सिंगल रे होती है, जबकि जो सीटी स्कैन है इसमें मल्टी रेज होती हैं, हर तरफ से मरीज़ के अंदर फेंकी जाती हैं। और यहाँ पर भी लिखे हुए है कि जब एज मोर एक्सरेज आर इन्वॉल्व इन सीटी स्कैन स्कैन देन ऑर्डिनरी एक्सरे, सो डॉक्टर रिकमेंड, डॉक्टर्स आजकल सीटी स्कैन को रिकमेंड करते हैं। ज़ाहिर बात है पैसे भी ज़्यादा है, 15-20 हज़ार रुपये का टेस्ट कम अज़ कम आजकल होता है। एक्सरे तो मेरा ख्याल है 300 रुपये ले लेते हैं, लेकिन सीटी स्कैन ज़ाहिर बात है कि बहुत करामत चीज़ है, इसमें पूरी बॉडी का वो आपको स्कैन करके जहाँ जहाँ आपके मसले हैं वो साथ साथ बता, और ये कलर होता है पूरा मुकम्मल, एक वीडियो बन जाती है इस पूरे टेस्ट की। हाईलाइट्स एंड इम्पोर्टेंस एंड स्टील मिल कैसे, अब मिलों की बात होनी शुरू चुकी है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की। हाईलाइट बताएं भाई, स्टील मिल कैसे काम करती है, बता देते हैं जी। इसी से आगे जनाब पेज 162, ये 161 पेज है, पहले शुगर इंडस्ट्री है, हमें 162 चाहिए, 162 पेज आ गया आपके सामने, स्टील इंडस्ट्री आ गई। आपने जहाँ पूरा यहाँ से लेकर और ओवर द वर्ल्ड तक आपने टिक कर लेना है, पूरा पूरा फुल कुल जितना याद हो गया। वैसे सवाल में पूरा नहीं पूछा गया, जाती है बच्चों को कहना आई लाइट द इम्पोर्टेंस, सिर्फ इम्पोर्टेंस बतानी है और यूजेस बचाने हैं, तो मैंने असल में निशान तो ऑलरेडी लगाए हुए हैं इम्पोर्टेंस की और यूजेस की। तो इसमें से मोटी मोटी बातें खाली चेक कर लें, ये मैं आपको फिर बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टील की। ये पहले डेफिनेशन बता दें इसको ग्रीन वाली, उसके बाद यहाँ से शुरू होगा। स्टेनलेस स्टील, यहाँ से फिर दोबारा बता दें, क्रोमियम मिक्स की जाती है निकल या मोलिब्डेनम, और उसमें जनाब क्या फ़ायदा है, सर्जिकल टूल्स बनते हैं घरों में, जो वही बर्तन शर्तन हो गए, और एवरी टाइप ऑफ लाइट है, ये उसके जनाब हो गए इम्पोर्टेंस।
और उसके बाद ये बात भी बता दें कि जो पाकिस्तान स्टील मिल है वो भी ये काम कर रही है। और जनाब अगला आ गया आपकी दवाइयाँ बनाने वाला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई, पेज नंबर 162। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये है जिसकी आगे फार्मास्यूटिकल है, ये पूरा का पूरा फुल फुल कुल कुल 4 नंबर का सवाल आएगा, तो कम से कम इतना तो लिखा होना ज़रूरी है। सॉरी, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? मसनूई रेशे, आपने एक्रेलिक का नाम सुना होगा, सिंथेटिक फाइबर का नाम सुना होगा। ये जो आजकल रेशमी कपड़े हैं इनकी बात सुनी होगी, तो ये क्या चीज़ है? पेज 162 और 163 इसी के आगे। सिंथेटिक फाइबर वो कह रही 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं फाइबर, एक नेचुरल कुदरती फाइबर होते हैं कॉटन शाटन, एक आर्टिफिशियल फाइबर है। हमने असल में आर्टिफिशियल को बताना है। पहले डेफिनेशन करके नेचुरल की कॉटन, ज्यूल, वूल, सिल्क, रेशम हो गया, और आर्टिफिशियल की असल में पूछा गया है। तो ये जनाब आपने पॉलिएस्टर का नाम सुना होगा, नायलन, ये जो आजकल तकिए होते हैं इसके अंदर वो पॉलिएस्टर होता है, रुई होती है सफ़ेद रंग की, तो ये सारा मसनूई रेशा है। एक्रेलिक मैंने जिक्र किया, गर्म कपड़ों में डलता है। स्टील फाइबर बनती है, कार्बन फाइबर है, टेफ्लॉन बनता है। और ये जनाब यहाँ पर आपका कटिंग एंड रीलिंग तक टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। What do you know about the important sections of textile industry? 163 पेज जनाब यहीं पर आ गया जी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, और उसके इंपॉर्टेंट फेस कौन कौन से हैं? स्पिनिंग है, उसके बाद वीविंग है, गारमेंट्स है। अब उसके बाद पहले तो स्पिनिंग के बारे में डिटेल बतानी है, फिर वीविंग यानी कपड़ा, जब पहले तो रुई से धागा बनता है, स्पिनिंग हो गई, फिर धागे से कपड़ा बनता है, वुवन हो गई। वुवन भी 2 किस्म की है, एक होती है निटिंग, ये जो आपकी सॉक्स बुनियानें होती हैं ये निटिंग होती है, और जो आप कपड़ा पहनते हैं वो वीवन होती है। और उसके बाद तीसरी चीज़ होती है गारमेंट्स, आप देते हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स पर होते हैं, इसमें जो आप स्टिचिंग हुई हुई होती है। वीविंग वो कपड़ा है जो कि पहना तो जाता है मगर अनस्टिच होता है, जबकि जब वो स्टिच हो जाए तो उसको फिर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसमें कटिंग भी होती है, स्टिचिंग भी होती है, और प्रेसिंग भी होती है जनाब, और बाकायदा इसको डाइंग करके आपके हवाले किए जाता है। तो यहाँ तक आपने टॉपिक को मुकम्मल करना है, फुल कुल्लो कुल। राइट ए नोट ऑन लेदर इंडस्ट्रीज, सारी तरतीब में है। चमड़े की सनत, पाकिस्तान की लेदर जैकेट्स, पाकिस्तान की जनाब वैलेट्स पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मैं खुद रहा हूँ मिडल ईस्ट में, वहाँ पर जब सर्दी आती हैं तो पाकिस्तानी लेदर जैकेट्स आपको हर तरफ नज़र आएगी। लेदर हमें हासिल कैसे होता है? उसके बाद आर्टिफिशियल लेदर भी बनाया जाता है। लेदर जनाब इस्तेमाल क्या है, लेदर किस तरह किस शक्ल में आएगा, लेदर की बनता क्या है? जैकेट्स बनती हैं, अटैची केसेस बनते हैं, गारमेंट्स बनते हैं, पैंट भी होती हैं, जैकेट्स होती हैं, और लॉन्ग कोट होते हैं, ओवर कोट्स भी होते हैं। कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सालकोट पॉपुलर है पूरी दुनिया में जनाब, है मैनी फॉरेन कंट्री। यहाँ तक शुगर प्रोसेसिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री, चीनी खा खा के तो आधी कौम शुगर की मरीज़ बन गई है। तो सवाल तो फिर लाजमी पता होना चाहिए शुगर के बारे में, चीनी बनती कैसे है? ये वो शुगर बीमारी का नहीं पूछा जा रहा, जिसको डायबिट कहते हैं, ये शुगर चीनी को क्रिस्टल, पेज 161 162। तो जनाब आज आपको पता लगेगा कि ये जो गन्ने का रस आप लोग पीते हैं गर्मी में रॉ, पहले तो बता दें क्या है इसको जनाब। 2 तरह से दुनिया में तरीके हैं चीनी बनाने के, एक गन्ने से शुगर केन और शुगर बीट। चिकंदर का नाम आपने सुना होगा, चिकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, मगर दुनिया में ज़्यादातर जो चीनी है वो होती है गन्ने से। गन्ने में क्या होता है, उसके जो जूस है गन्ने का रस, उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें सुक्रोज़ होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज होता है। असल में सिर्फ जो सुक्रोज है इसको जूस से अलग किया जाता है, और इसको केमिकल डाल के सुखा के क्रिस्टल बनाया जाता है, इसी को चीनी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शुगर। बाकी जो स्टार्च वटार्च है वो सारा अलग कर दिया जाता है, और वो कई और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बताना है जनाब इसका डेफिनेट कैसे होगी एक्सट्रैक्शन। पहले जूस निकालेंगे गन्नों से, प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद अलग करके एवेपोरेट कर देंगे 100 से 110 पे। उसके बाद आखिरी मतलब क्रिस्टलाइजेशन का आएगा, फिर ठंडा करेंगे, सेंट्रीफ्यूजल हो जाएगी, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, सफाई उसकी कर देंगे, और उसके बाद उसको ड्राई सुखाएंगे और बैग में डालना शुरू कर लेंगे। मार्केट में जाकर 100 रुपये किलो बेचना शुरू कर दी जाएगी।
बड़ी भाई लंबा चैप्टर था ये, तो मैं तो थक गया हूँ दे दे कर लेक्चर, पता नहीं क्या चैप्टर था ये, लेकिन आप लोगों के लिए यकीनन आसानी होगी है। तो फिर जनाब इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, लास्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है इसके बाद इंशाअल्लाह।